हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लास्ट चैप्टर हम लोग का सेक्शन 352 हो गया था लास्ट में। ठीक है, क्या क्या रखा हुआ हम लोग को आज पढ़ना है चैप्टर 27 ही है ना, जजमेंट। ठीक है, मेंस में भी पूछ दिया जाता है और प्री में भी आते हैं। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 353 से लेके 363। कितना है भाई? 365 तक है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 27। क्या पढ़ेंगे? जजमेंट। जजमेंट में तो बहुत टाइम लग जाता है भाई, हम लोग को भी जजमेंट में आते आते बहुत टाइम लग गया। ट्रायल पढ़ाया था तो उसमें क्या था, सबसे पहले क्या हुआ था? ओपनिंग ऑफ द केस, है कि नहीं? उसमें क्या हुआ, उसमें अगर वो प्रूफ कर पाया कि केस बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में क्या होगा कि भैया अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो प्लीड गिल्टी। तो ऐसे ही जब एविडेंस ले लिए जाते हैं दोनों पार्टीज के, वो पूरा आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो फाइनली जब फाइनल आर्गुमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके बाद जजमेंट आता है। ठीक है, जजमेंट में क्या होता है, या तो जिस दिन फाइनल आर्गुमेंट सबमिट हुए उसी दिन जजमेंट दे सकते हैं, या मजिस्ट्रेट साहब जो है कोई नई डेट देंगे। ठीक है, दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई नोटिस देंगे कि इस डेट पे आना, इस डेट पे, नेक्स्ट डेट पे हम जजमेंट सुनाएंगे। ठीक है, यही तो होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब थोड़ा इसमें जजमेंट में दिया हुआ है कि जजमेंट कैसे लिखा जाएगा, जजमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो और डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है कि जजमेंट कहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन 353 क्या दिया हुआ है? जजमेंट। राइटिंग बहुत खराब आ रही है। हाँ भाई, क्या होगा? वही होगा कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन है? मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, जज साहब। वही जो है जैसे ही फाइनल आर्गुमेंट सबमिट हो जाएंगे, ठीक है, तो या तो उसी समय या नेक्स्ट डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे। जजमेंट प्रोनाउंस करने के 3 तरीके हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। पहले खोलिए, बैरक खोलिए। द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसको कहते हैं? ये चीज बताने वाली अब नहीं है दोस्त, बहुत आगे तक आ गए हैं। ठीक है, ऐसी बातें मत पूछो। शैल बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट कहाँ था? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओपन कोर्ट कहाँ पे दिया हुआ था? अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था यार। हाँ, बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, जैसे ही ट्रायल खत्म होता है, और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर। या तो फिर उसी समय जिस दिन तक टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल हो रहा है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल कब होता है? बहुत बार लिख के आया यहाँ पर, कब होता है? जब फाइनल आर्गुमेंट सबमिट हो जाते हैं दोनों पार्टीज के। ठीक है, चलो, या कोई सब्सिक्वेंट टाइम में क्या होगा? नोटिस देना पड़ेगा दोनों पार्टीज को, तुरंत उसी समय इन्फॉर्म कर देते हैं कि भैया ऐसा है, अगली डेट पे आना, डेट ये डेट है, उस दिन जजमेंट सुनाया जाएगा। ठीक है, कैसे? बाय डिलीवरिंग द होल जजमेंट। कैसे होगा? 3 तरीके से जजमेंट सुना सकते हैं। बाय डिलीवरिंग द होल जजमेंट, अभी बताता हूँ। By reading out the whole of the judgment. तीसरा बेरक में ही लिखा है, वही लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ और नहीं है।
बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट, बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट and explaining the substance of the judgment. Substance of the judgment in the language of the judgment. which are understood by the accused. ठीक है, लिख लेना, वही लिखा हुआ है, क्या टाइम लगा लिखना, ठीक है। अब क्या हुआ, जज साहब जो है जजमेंट जो है तीन तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। कैसे, या तो फिर पूरा जो जजमेंट है वो डिलीवर्ड कर दो, किसको, वो एक्यूज को या उसके वकील साहब को, ठीक है। दूसरा बाय डिलीवरिंग ऑफ द होल जजमेंट, ठीक है, पूरा जजमेंट जो है डिलीवर कर दिया, ठीक है। दूसरा रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, मान लो जजमेंट अगर छोटा ही है 2-4 पन्ने का है तो रीड आउट कर दो पूरा जजमेंट, ठीक। तीसरा अगर जजमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, कभी कभार जजमेंट जो होता है 1000 पन्ने के होते हैं, ठीक है। केसर भारती केस का जजमेंट चेक करिएगा एक बार कितने पन्ने का, ठीक है। और अभी जो ट्रिपल तलाक पे आया था उसका जजमेंट 800 पन्ने का था, ठीक है। तो जजमेंट अगर 800 पन्ने का है तो क्या पढ़ते रहेंगे जज साहब, तो क्या करेंगे उसका ऑपरेटिव पार्ट, ठीक है, उस जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट उसे पढ़ देंगे कि मेन क्या कहना चाहता है, ठीक, और उसको एक्सप्लेन कर देंगे किसको, एक्यूज को और उनके वकील साहब को, जो लैंग्वेज है वो समझ सके उसी लैंग्वेज में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? पहला क्या है, या तो पूरा जजमेंट डिलीवर्ड कर दो, ठीक। दूसरा क्या है कि या तो पूरा जजमेंट रीड आउट कर दो, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर जजमेंट ज़्यादा बड़ा है तो फिर क्या करना है, तो उसका ऑपरेटिव पार्ट आप रीड आउट कर दें और बाकी उन्हें एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, इस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, पार्टीज को भी और उनके प्लीडर को भी, ठीक। अब इसमें एक नीचे दिया हुआ है कि अगर पूरा जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, पहले वाले केस में इसका सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि पहले केस में अगर आप डिलीवर कर रहे हैं पूरा मतलब होल जजमेंट, तो उसमें क्या करना होगा, आपको उसे शॉर्ट हैंड में करवा के, ठीक है, जो आपके स्टेनो होते हैं उनके थ्रू शॉर्ट हैंड में करवा के, और क्या करवाना, वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लाउज ए ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है, ऊपर वाले में द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल कॉज इट टू बी taken down in shorthand and sign the transcript and every page thereof as it is made ready and write on it the date of the delivery of the judgment in open court, ठीक है। अगर वो पूरा जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, जजमेंट कॉपी, तो क्या करेंगे, उसको पहले तो शॉर्ट हैंड में करवाएंगे, ठीक है, जितना उसके समझ में आ सके। और दूसरी बात क्या करवाएंगे, दूसरी बात हर पेज पे साइन करेंगे और फिर जजमेंट उस पेज पे साइन करेंगे और डेट लिखेंगे, ठीक है, बस। दूसरे और तीसरे वाले केस में क्या करना है इन्हें, वेयर द जजमेंट इज ऑपरेटिव पार्ट देयरऑफ इज रीड आउट एंड क्लाउज बी और सी ऑफ सेक्शन 1 एज द केस में बी इट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द प्रोसीडिंग ऑफिसर इन द ओपन कोर्ट। इसमें भी क्या करना है, ऊपर तो वो शॉर्ट हैंड में लिखवा के साइन कर देना है प्लस डेट लिख देनी है, ठीक। इन दोनों में भी साइन करना है प्लस डेट लिखनी है, ठीक है। अगर ये जजमेंट खुद जज साहब ने नहीं लिखे हैं अपनी हैंड राइटिंग में, तो इन एवरी पेज, हर पेज पे जज साहब को साइन करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को साइन करना पड़ेगा, ठीक। पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। पूछा क्या जाता है, पूछा कुछ नहीं जाता, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। या तो ये 3 पॉइंट ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, या तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाएगा कि जजमेंट कहाँ दिया हुआ है, 353।
मच्छर काट रहा है। चलो, where the judgment is pronounced in the manner specified in clause 3 of section 1, the whole judgment of a compensation shall be immediately made available for the purpose of the parties free of cost। ठीक है, अब जजमेंट की कॉपी तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है। ठीक है, जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, कोई भी पार्टी जो है, दोनों पार्टीज, ठीक, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकती हैं। इफ द अक्यूज्ड इन द कस्टडी, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर अक्यूज जो है वो कस्टडी में है, ठीक है, तो उसको लाया जाएगा ब्रॉट टू द कोर्ट, जजमेंट उसके सामने पे रीड आउट किया जाएगा। ठीक है, अगर वो कस्टडी में है। ठीक है, नॉट इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में नहीं है, कस्टडी का मतलब है जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में तो होगा नहीं उस समय, जुडिशियल कस्टडी में है तो भैया जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा उस दिन उसे बुलाया जाएगा, उसके सामने ही जजमेंट रीड आउट किया जाएगा। ठीक है, या दिया जाएगा। अगर वो कस्टडी में नहीं है तो कोर्ट उसे बुलाएगी। ठीक है, कोर्ट उसे कॉल करेगी कि आओ, कॉल क्या, समन भेजेगी, वारंट तो नहीं, समन भेजेगी। अगर अरेस्ट करना है बाद में तो वारंट भी भेज सकती है। ठीक है, कोर्ट कोशिश करेगी कि वो आए, एक्सेप्ट कब, एक्सेप्ट अगर 206 में था, एक्सेप्ट एक्यूटल, अगर एक्यूटल का केस है तो, और दूसरा पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ पर्सनल अटेंडेंस, डिस्पर्सन ऑफ पर्सनल अटेंडेंस इन केस ऑफ फाइन, अटेंडेंस, ठीक है, लिख लेना, इन केस ऑफ फाइन। राइटिंग अगर आप लोग की सही है तो राइटिंग ठीक कर लेना। ठीक है, राइटिंग के बिना मीन्स बहुत मुश्किल हो जाता। चलो, पे तो ठीक ही नहीं हो पा रही यार। हाँ, समझ में आई कि नहीं बात आई कि भैया एक एजेंशियल कंडीशन है ये, ठीक है, एजेंशियल कंडीशन है कि अगर जजमेंट जहां तक कोशिश हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सके, एक्यूज के सामने, ठीक है, उसके सामने ही रीड आउट किया जाना चाहिए। अगर वो कस्टडी में है तो उसको कोर्ट में उस समय हाजिर करो। ठीक, अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उसे कोर्ट में बुलाओ, केवल 2 केस को छोड़ के। अगर एक्यूटल हो रहा है, बरी हो रहा है, तो फिर उसमें क्या है, नहीं भी आया तो क्या हुआ, वो तो आजाद है ही अब। ठीक है, और अगर दूसरा केस सिर्फ फाइन वाला केस है, केवल फाइन इंपोज करना है, और 206 था ना यार, कौन सा था, देख लेते हैं, बार बार दिमाग जा रहा है वहां पे। ठीक है, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ दी एक्यूज, या तो 205 में केस फाउल हो रहा हो तो, ठीक है, 205 में कैसे, केवल फाइन इंपोज करना है, हमने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, हम जजमेंट यहाँ पर दे देंगे, तुम आज फाइन भेज देना। ठीक है, कोई आने की जरूरत नहीं है, जैसे 205 वाले केस में था। तो इन दोनों को केस के बाकी सब में उसे कोर्ट में होना चाहिए। ठीक, अगला क्या है, हाँ, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा एक्यूज है, उसका प्रोविजो बोलता है, सबसेक्शन 6 की हम लोग ये बात कर रहे थे, आप उसका प्रोविजो बोलता है अगर 2 या 2 से ज्यादा एक्यूज हैं, कोई कस्टडी में है, कोई आ रहा, जो कस्टडी में है उसे तो हम ले आए सामने, और जो नहीं है वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो बाहर में जाए वो गोली मारो, जजमेंट सुनाओ। ठीक है, हाँ, 7 और 8 ये बताते हैं कि अगर, मैंने कहा कि एजेंशियल कंडीशन है ये, कि जजमेंट जो है जहां तक पॉसिबल हो एक्यूज के सामने ही सुनाना चाहिए, ये एजेंशियल कंडीशन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसेक्शन 7 ये बोलता है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि ये जजमेंट जो है एक्यूज के सामने नहीं सुनाया गया, पार्टीज के सामने नहीं सुनाया गया, कि सिर्फ इस ग्राउंड पे इसको इनवैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, सेक्शन 353 का सबसेक्शन 353 का सबसेक्शन 7। ठीक, चलिए पढ़िए। नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी और हिज प्लीडर on the day or from the place notified from the delivery thereof or any of omission to serve or
defect in serving on the party of the pleader on any of them the notice of such day or place। ठीक है, अब उन्हें कहा माय लॉर्ड मुझे नोटिस नहीं मिला कि किस दिन जजमेंट सुनाया जाना था, माय लॉर्ड मेरे सामने जजमेंट क्यों नहीं सुनाया गया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, जजमेंट तो पूरा ट्रायल तो खत्म हो ही गया था, एजेंशियल कंडीशन है, लेकिन ये जजमेंट को इनवैलिड नहीं कर देगा सिर्फ यही ग्राउंड कि मेरे सामने नहीं सुनाया गया, इसी वजह से दोबारा ट्रायल चालू कर रखा है, दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। ठीक, अब क्या है, अगर जजमेंट में कोई अफेक्ट या एरर होता है तो क्या होगा, सेक्शन 8 ये बोलता है, सेक्शन 465 पढ़िएगा, सेक्शन 465 बताता है कि कोई भी जजमेंट ट्रायल या किसी भी बीच में कुछ भी अगर एरर होता है या कोई ओमिशन हो जाता है, ठीक है, एरर हो जाता है या कोई ओमिशन हो जाता है, एरर क्या मतलब छोटे मोटे कोई मान लो कोई नंबरिंग में दिक्कत हो गई कि उसे हम जानते हैं उसे 302 में पनिशमेंट देनी थी, लेकिन हम 3020 सेक्शन लिख गए, ठीक है, और ऐसा कोई एरर हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये एरर ही है, उसे समझ में, उनके प्लीडर्स आपको समझ में तो आ गया, क्या आ गया कि मेरे क्लाइंट को किसमें पनिशमेंट हुई है, उसमें मर्डर के केस में, ठीक है, और 302 ही है, इसका मतलब ये 0 आ जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये एरर हो गया। तो ऐसे कोई एरर हो जाते हैं उससे जजमेंट इनवैलिड नहीं होता, ठीक है, वो वैलिड ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उस एरर से क्या ना हो, फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो रहा हो, ठीक है, वो समझ ही नहीं पाया, इस टाइप का एरर हुआ, ना वकील साहब के समझ में आ रहा है, ना क्लाइंट के समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, ठीक है, ना एक्यूज के समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कुछ एरर होता है, ठीक है, ऐसा कोई एरर होता है जिससे फेलियर ऑफ जस्टिस होता है, तो उस एरर में जजमेंट इनवैलिड मान लिया जाएगा, और जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा जजमेंट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। चलो, लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या बोलता है भैया, लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट 354, ये हम लोग लैंग्वेज किस में पढ़ा था, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगा, सेक्शन 272 है ना, 272 था। बताइएगा लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कहाँ पे दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, किस आर्टिकल में दिया हुआ, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो, क्या है लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ द जजमेंट, क्या होगा कि भैया जजमेंट में वही बता सोच रहा हूँ नया सब्जेक्ट अब कोई चालू ही कर दूँ यार। सोच तो मैं बहुत पहले से रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ करने सोचता हूँ कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है यार। चलो, पहले तो प्रायोरिटी तो इसी को है कि जल्दी खत्म कराऊँ यार। सेक्शन 354 ये भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है, ये बहुत आने वाले क्वेश्चन है प्री में। लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या होगा भैया, लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, हाँ, तो कोर्ट की लैंग्वेज होगी उसी में तो लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कंटेंट क्या होगा कि अगर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, किस पॉइंट की वजह से आप जजमेंट तक पहुंचे, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या क्या चीजें आपने कंसीडर की, क्या क्या आपने डिटर्मिनेशन किया, कौन से ऐसे पॉइंट थे जो आप उस तक पहुंचे, ठीक है, और रीजन फॉर डिसीजन, क्या था आपका रीजन, किस रीजन के बेसिस पे आप डिसीजन तक पहुंचे, ठीक है। कोई भी जजमेंट उठा के, कोई छोटा मोटा जजमेंट हो उसे उठा के पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, और उनमें यही सब चीजें ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। तीसरा, अगर नेम ऑफ सेक्शन एंड ऑफेंस,
अगर एक्यूटल से रिलेटेड है, जजमेंट में एक्यूटल दिया हुआ है, तो किस ऑफेंस में उसका एक्यूटल हुआ है ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो देखो क्या लिखा है, खोलिए पैराग्राफ, सेक्शन 354, लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट। क्या होगा, एक्सेप्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट। अगर कहीं पर अलग दिया हुआ है तो बात अलग है, वरना सारे जजमेंट कैसे होंगे, एवरी जजमेंट रिफर टू इन सेक्शन 353, जो 353 में हम लोग पहले सेक्शन में 353 जो बात की जजमेंट की, वो कैसे होंगे, पहला शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, दूसरा बी शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन द डिसीजन देयरऑन एंड द रीजन फॉर द डिसीजन, सी शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस इफ एनी of which the section of the IPC or other laws for which the accused is convicted and the punishment to which he is sentenced। ठीक है, कौन से ऑफेंस में, नेम ऑफ द ऑफेंस, नेम ऑफ द सेक्शन एंड ऑफेंस। ठीक, और तीसरा इफ, चौथा इफ इट बी ए जजमेंट ऑफ एक्यूटल shall state the offense for which the accused is acquitted and direct that he shall be set at liberty। ठीक है, अगर एक्यूटल का है, जजमेंट में एक्यूटल, जजमेंट दो ही चीजें तो होंगी, या तो कन्विक्शन होगा या एक्यूटल होगा। ठीक है, अगर एक्यूटल है तो क्या है, तो भैया ये बताया जाएगा किस ऑफेंस में उसे एक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात उसे ऑर्डर दिया जाएगा कि अब उसे, अगर वो कैसा भी है लेकिन अब वो आजाद है। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या है, सबसेक्शन 2। अगर सबसेक्शन 2 इसका बोलता है कि अगर कोई सेक्शन ऐसा है, ठीक है, जिसमें पार्ट वाइज है, ठीक है, जैसे 302 है, ठीक है, 302 में पनिशमेंट जो है वो दो पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में पनिशमेंट डेथ भी है और पार्ट 2 में लाइफ इम्प्रिजमेंट है। ठीक है, तो वो भी स्पेसिफाई करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो वो डिस्टिंक्टली अलग अलग दोनों को स्पेसिफाई करेंगे कि किसमें फॉल हो रहा है। ठीक है, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, अगर डेथ सेंटेंस दे रहे हो, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे रहे हो तो आपको स्पेशल रीजन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि डेथ ही सेंटेंस क्यों दी इसे। ठीक है, मान लो बहुत सारे में ये होता है ना, अगर डेथ है और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, पनिशमेंट जो है दो हो जाते हैं, डेथ है लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो आपके पास लाइफ इम्प्रिजमेंट का भी तो ऑप्शन था, आपने ये क्यों नहीं ऑप्ट किया। ठीक है, डेथ का क्यों नहीं किया, स्पेशल रीज़न देना होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने रीज़न दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, इसलिए हम जो है इन्हें डेथ सेंटेंस दे रहे हैं। ठीक, और अदर पनिशमेंट में कोई भी पनिशमेंट हो, चाहे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, कुछ भी हो, उसके लिए केवल रीज़न देना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेथ सेंटेंस में स्पेशल रीजन देना होगा, बाकी सारी पनिशमेंट में केवल रीजन देना होगा। ठीक, एक बात और है, अगर डेथ सेंटेंस है तो उसमें लिखा जाएगा ही शैल बी हैंग बाय नेक टिल हिज डेथ। ठीक है, और ये कहाँ दिया हुआ है, ये इसके सबसेक्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा फॉर्म नंबर लिख लीजिएगा 42 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, ये पहले भी बता चुका हूँ शेड्यूल, ये पूछा भी जाता है, प्री का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दी जाती है तो उसके में लिखा जाएगा ही शैल बी हैंग बाय नेक टिल हिज डेथ। ठीक, लिखा हुआ है, तो पढ़िए कहाँ पे दिया हुआ। सबसेक्शन 5, व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग बाय द नेक टिल ही इज डेड। ठीक है, और इसका जो है फॉर्म नंबर 42 और देख लीजिए सेकंड शेड्यूल का। ठीक है, जिसे ब्लैक वो भी कहते हैं यार, ब्लैक वारंट कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं यार, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, चलो उसके अलावा और कुछ है, एक चीज और थी यार, चौथा पॉइंट इसमें रह गया, 5वां है ये। ठीक है, 5वां है, चौथा रह गया। चौथा क्या बोलता है कि अगर किसी आदमी को पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा थी, किसी भी ऑफेंस में होता है कि नॉट मोर देन 3 मंथ, नॉट लेस देन 1 ईयर, अब उसमें आपने पनिशमेंट दे दी कितनी, सिर्फ 6, और उसमें आपने पनिशमेंट 3 महीने से भी कम दे दी, तो भी आपको रीज़न मेंशन करना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आप मान लो जज साहब हैं और आपने किसी में पनिशमेंट दी हुई थी कि 1 या 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपने उसमें पनिशमेंट जो 3 महीने से कम दे दी,
समरी अमली ट्रायल में नहीं, समरी अमली ट्रायल में हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी। समरी ट्रायल में तो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ही महीने है ना। चलिए, तो अगर उसको छोड़ के बाकी किसी केस में अगर आपको पावर थी कि आप 1 साल तक, उसमें दिया हुआ था कि 1 साल से कम नहीं हो सकती पनिशमेंट, फिर भी आपने 3 महीने से कम कर दी, तो आपको उसके लिए भी रीजन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सेक्शन 4 बोलता है। ठीक, बाकी तो कुछ है नहीं। 355 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट, कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब अगर जजमेंट देंगे तो कैसा होगा जजमेंट। तो सिंपल ही है कि सीरियल नंबर ऑफ द केस लिखा होगा, डेट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, इसको रीड मान लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, डिटेल वाली कोई बात नहीं है। ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, ये क्या भाई 356 कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात बोलता है कि अगर कोई भी आदमी, ठीक है, कौन कौन से, काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन, 356 ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। क्या बोलता है ये? देखो, कोई भी आदमी अगर चैप्टर 16, 17, 18 भी है, चैप्टर 12 है, चैप्टर 12, कहने का मतलब है कौन से, काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन। ठीक है, चैप्टर काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या बड़ी खराब राइटिंग आ रही है आपसे। तीसरा, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर कोई भी आदमी इन ऑफेंसेस में, ठीक है, इसके अलावा कुछ सेक्शन और भी दिए हुए, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटी कॉन्सेप्ट इसका मालूम होना चाहिए। क्या है कि अगर कोई भी आदमी काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन को लेके, ठीक है, काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन, डुप्लीकेट नोट वोट बेच रहा है या उसमें इन्वॉल्व है, या ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को लेके, या ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को लेके प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर दोबारा वो कन्विक्ट किया जाता है, दोबारा वो पकड़ा जाता है और उसे कन्विक्शन होता है, ठीक, तो उस समय जजमेंट देते समय मजिस्ट्रेट साहब एक कंडीशन और लिख सकते हैं कि छूटने के बाद, रिलीज होने के बाद तुम जहाँ पर भी रहोगे, ठीक है, वो कोर्ट को इन्फॉर्म करते रहोगे। ठीक है, अगर एड्रेस चेंज करते हो, कहीं और जाते हो, कहीं और रहते हो, या घर मकान चेंज करते हो, तो आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट साहब जजमेंट देते समय ये पहले से ही ये भी कंडीशन लगा सकते हैं। क्या है? ऑर्डर कर सकते हैं, नोटिफाई करो एड्रेस प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर अगर कोई है, लेकिन ये ऑर्डर नॉट मोर देन, ये पीरियड जो होता है ऑर्डर का, नॉट मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा का ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैंने कोई ऑफेंस किया था, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मुझे 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट हुई थी। ठीक, अब मैंने दोबारा 3 साल बाद में छूटा, जो भी कुछ हुआ हो, फिर मैं दोबारा किसी केस में अंदर हो गया, ठीक है, वो भी ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी या कोई प्रॉपर्टी को लेके कैसा भी कोई केस हो, उसमें मुझे 3 साल की फिर सज़ा हो गई। ठीक है, या 3 साल की नहीं हुई, कोई भी हुई सज़ा, अगर मुझे सज़ा हुई तो उसी समय मजिस्ट्रेट साहब जो है वो क्या कह सकते हैं, वो एक ऑर्डर दे सकते हैं कि जैसे ही ये छूटेगा तो उसके 5 साल तक या 2 साल तक, 5 साल से ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 साल से कम हो सकता है, तो 5 साल तक ये कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा अगर ये अपना कोई एड्रेस चेंज करता है तो। ठीक है, और मुझे ये ऑर्डर को मानना पड़ेगा।
इतना सा है, लिख लेना है 5 ईयर, ठीक है, नॉट मोर देन 5 ईयर। और इसमें सेक्शन 215 है, 489A है, 489B है, ये सब 489 है, 489B और C, ये सब वही काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स रिलेटेड सेक्शन है, ठीक है। चलो इसमें और एक दो बातें और हैं, क्या क्या, कि ये जो ऑर्डर जो है अगर कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी में, अटेम्प्ट में, इन सब में आता है, इन्हीं ऑफेंसेस के कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट या अबेटमेंट में आता है तो भी ये सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है कि अगर अपील में कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, सेकंड कन्विक्शन जो हुआ वो अपील में सेटिस्फाइड हो गया तो ये मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर भी अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में अपीलेट कोर्ट जो है या डिविजनल कोर्ट है, नहीं अपीलेट कोर्ट है या हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। हाँ, अपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और कोर्ट ऑफ सेशन है, वो भी ये पावर इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक। और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, बस इतना ही याद है। चलो अगला सेक्शन है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, 357, फिर 357A, फिर 357B, C, D, B, C, बस इतना ही है। C 358, 359। चलो ठीक है, ये अगले लेक्चर में रिपोर्ट करूँगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।